हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ मैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं उसमें लिंक दे दूँगी, जिसमें मैंने कंटेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था एंड अभी मैं प्रोसेस थ्योरी के बारे में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स प्रोसीड। सो प्रोसेस थ्योरी की फर्स्ट थ्योरी है विक्टर्स ब्रूम्स की थ्योरी, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी बोलते हैं। अगर किसी भी चीज़ में आप एफ़र्ट लगा रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि जो आपका एफ़र्ट जिसमें लग रहा है उससे जो परफॉर्मेंस आएगा वो अच्छा पॉजिटिव वे में आएगा एंड उससे उसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे, या फिर रिवॉर्ड मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है या फिर नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है। सो इस थ्योरी में विक्टर ब्रूम्स कहते हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस या एफर्ट के कारण उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है या पॉजिटिव आउटकम मिलता है तो वो मोटिवेटेड फील करता है। आप ये प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि आप कोई भी अगर एफर्ट किसी चीज़ में लगा रहे हो तो आप पॉजिटिव आउटकम ही एक्सपेक्ट करोगे। नेगेटिव आउटकम अगर आपको पता रहेगा कि आएगा तो आप उस काम को नहीं करना चाहोगे। अकॉर्डिंग टू ब्रूम्स, जो मोटिवेशन है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है वैलेंस, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी। आप इसी वजह से इसे VIE थ्योरी भी कहा जाता है। फर्स्ट है एक्सपेक्टेंसी। इसमें एक पर्सन ये बिलीव करता है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएगा तो उससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। इसका मतलब जो भी वो एफर्ट लगाएंगे उससे डिज़ायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें अचीव होगा। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। ये इसमें ये बोला जाता है कि एक पर्सन ये बिलीव करता है कि हायर परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप हायर परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आपको हायर रिवॉर्ड्स मिलेंगे या अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एंड लास्ट वन इज़ बैलेंस। बैलेंस ये बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए जो रिवॉर्ड का वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, किसी के लिए पोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो किसी के लिए रिवॉर्ड के रूप में आपका मनी इम्पॉर्टेंट है। मीन्स सबके लिए अलग अलग वैल्यू है एक रिवॉर्ड के लिए। सो एक मैनेजर को ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक एम्प्लॉय के लिए कौन सा रिवॉर्ड ज़्यादा वैल्यूबल है एंड उसको मोटिवेट करने के लिए उसी टाइप का रिवॉर्ड उनको ऑफर करना चाहिए फॉर देयर परफॉर्मेंस। तभी एक एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएगा एंड हायर परफॉर्मेंस अचीव करेगा एंड उससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलेगा। अगर इसको कंक्लूड करें तो हायर efforts leads to higher performance leads to desired reward which leads to motivated employee। ना हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे सेकंड थ्योरी पे, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो कि BF स्किनर एंड इसके एसोसिएट्स ने दिया था। ये थ्योरी ह्यूमन टेंडेंसी को बताता है कि जो उनका करंट बिहेवियर है वो एक लॉ ऑफ इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है। विच मीन्स अगर मान लीजिए कि आपको किसी काम के वजह से बहुत तारीफ़ मिलती है तो वो ये कोशिश करेंगे कि वही वाला एटीट्यूड वो फिर से मेंटेन कर सके या फिर वैसे ही वो वर्क करे। बट अगर किसी काम के लिए आपको बॉस से डांट मिलती है तो वो काम आप रिपीट नहीं करना चाहोगे और उस बिहेवियर को आप चेंज करना चाहोगे। विच मीन्स कि आपका जो करंट बिहेवियर है वो फॉर्मर बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 तरह का इन रीइंफोर्समेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स दिया जाता है। मीन्स एक एम्प्लॉय का जो अच्छा काम है उसके लिए पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं कि उसको रिवॉर्ड मिला तो वो उस चीज़ को और रिपीट करेगा फिर से। बट इफ़ कोई एम्प्लॉय मान लो डेली लेट आ रहा है तो अगर उसे मैनेजर ने कुछ पनिशमेंट दिया उसके बदले में तो वो उस चीज़ को फिर से रिपीट नहीं करेगा एंड दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब एक मैनेजर किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसके अच्छे काम के लिए कुछ रिवॉर्ड देता है तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है ताकि वो उस काम को और रिपीट कर सके, अच्छे से कर सके। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय के नेगेटिव एटीट्यूड को या बिहेवियर को चेंज करना हो तो मैनेजर को फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई पनिशमेंट देना पड़ता है या फिर किसी भी तरह का नेगेटिव
कॉन्सिक्वेंसेस अगर दिया जाए तो फिर वो उस काम को एम्प्लॉय उस काम को रिपीट नहीं करते एंड अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाते हैं। सो कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि किसी के बिहेवियर को ऑल्टर किया जा सकता है थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। नेक्स्ट थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी। ये थ्योरी ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है तो वो जितना एफर्ट लगा रहा है उसी के हिसाब से उसे फेयर रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। मीन्स अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस उसे रिवॉर्ड भी वैसा ही फेयर मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे दो एम्प्लॉय हैं एंड दोनों ने सेम एफर्ट लगाया है, सेम क्वालिफिकेशन है उनकी एंड सेम तरह का वो काम कर रहे हैं, तो जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए उनको वो सेम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक को कम मिल रहा हो और किसी एक को ज़्यादा मिल रहा हो। तो एक पर्सन तभी मोटिवेटेड फील करता है जबकि वो जितना परफॉर्म कर रहा है, जो उसकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके कंपैरिजन में जो उसकी रिवॉर्ड रहेगी वो फेयर रहेगी कंपेयर टू दी अदर्स, विच मीन्स फेयरनेस इन द रिवॉर्ड लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। बट अगर किसी एम्प्लॉय को फेयर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा हो कंपेयर टू अदर्स, अगर उनका एफर्ट वगैरह सब चीज़ सेम रहा एंड फिर भी इतना एफर्ट करने के बाद भी उनको सेम लेवल का या फेयर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा हो, तो उनमें डिससेटिस्फैक्शन इवॉल्व हो जाता है एंड वो मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं। एंड तब वो क्या करेंगे कि जो भी उनको काम दिया जाएगा वो मन से नहीं करेंगे या ठीक से नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे भी मुझे फेयर चांस नहीं मिल रहा है या फेयर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं क्यों काम करूं। दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कोई दो एम्प्लॉय या जितने एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं तो उन्हें एक इक्वल फेयर जो परफॉर्मेंस है उनकी उसके हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए, तभी वो मोटिवेटेड फील करेंगे। आप यहाँ नाम से भी समझ सकते हो, इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वालिटी आप यहाँ पे ले सकते हो कि आपको इक्वल एंड फेयर रिवॉर्ड मिलना चाहिए कंपेयर टू अदर्स इफ़ योर एफर्ट इज़ इक्वल टू द एफर्ट ऑफ द अदर्स। गोल सेटिंग थ्योरी, ये थ्योरी ये बताता है कि अगर एक राइट गोल सेट किया जाए तो वो मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। एंड गोल सेट करने के लिए ये 5 चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज़ क्लैरिटी। हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, क्या स्पेसिफिक चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मतलब हो जाता है ऐसा नहीं कि टू मच चैलेंजिंग हो जाए कि आप उस चीज़ को अचीव ही ना कर पाओ, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम ही चैलेंजिंग ना हो, एकदम सिंपल सा गोल हो, आप ऐसे भी उसको अचीव कर सकते हो। तो ऐसा चैलेंजिंग गोल होना चाहिए जिसके लिए आप मोटिवेटेड फील कर सको कि आप इस पे काम करो आगे जाके। सो द गोल शुड नॉट बी टू चैलेंजिंग और टू सिंपल। नेक्स्ट वन इज़ कमिटमेंट। अब आप कोई गोल सेट कर रहे हो, आप उस पर कमिटेड ही नहीं हो कि आपको वो चीज़ करना है, तो फिर वैसा गोल सेट करके क्या फ़ायदा। तो मोटिवेटेड तभी आप फील कर सकते हो जब आप कमिटेड रहो उस गोल को अचीव करने के लिए, तभी आप वो काम को पूरा भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे फुल कमिटमेंट के साथ उस गोल को अचीव करने के लिए काम करना पड़ेगा, तभी आप मोटिवेटेड फील करोगे। नेक्स्ट इज़ फीडबैक। अब फीडबैक हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपको नेट जेआरएफ के लिए आप पढ़ रहे हो, इसके बाद अगर आप क्वेश्चंस जो सीरीज़ होती है वो सॉल्व कर रहे हो, तो आपको उससे पता चल रहा है कि हाँ मैंने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है, तो इससे आप मोटिवेटेड फील करोगे, हाँ इतने टॉपिक्स मुझे और भी अभी कवर करने हैं या मेरे ये वीक पॉइंट्स हैं। तो रेगुलर फीडबैक मिलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप रेगुलर बेसिस पे या लॉन्ग टर्म में आप अपने गोल को कंटिन्यू कर सको और मोटिवेटेड फील करो। एंड लास्ट वन इज टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें ये है कि आपको गोल तो अचीव करना है, लेकिन आपको कुछ ऐसा गोल नहीं सिलेक्ट कर लेना है कि जो कि एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड हो और आपको उसमें से इंटरेस्ट ही उठ जाए कि आपको इतना कॉम्प्लेक्स फील हो कि नहीं अब तो ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप चैलेंजिंग तो गोल लो, बट इतना भी मत कॉम्प्लेक्स उसको बना दो कि आप उसको अचीव ना कर सको।
सो मोटिवेटेड फील करने के लिए आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी को भी चेक करना पड़ेगा कि कितना आप कर सकते हो। सो ये थ्योरी ये बताता है कि अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आप एक प्रॉपर गोल सेट करो, एंड गोल सेट करने के लिए 5 चीज़ें या 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। क्लैरिटी, चैलेंजिंग, कमिटमेंट, फीडबैक एंड टास्क कॉम्प्लेक्सिटी को, एंड देन आप एक गोल सेट करो। इससे आप मोटिवेटेड फील करोगे एंड आपका जो भी गोल होगा वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी। ये थ्योरी 2 तरह के एम्प्लॉय के बारे में बात करता है। आप देखे होंगे कि कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें अगर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो खुद से वो काम कर लेते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है मैनेजर को, या उनको पुश नहीं करना पड़ता है। बट कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो लेज़ी होते हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं, एंड उनको काम करवाने के लिए मैनेजर को ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसे तरह के स्टूडेंट्स भी आप लोग देख चुके होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि खुद से पढ़ाई कर लेते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं एंड टीचर को उन पे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। सो थ्योरी एक्स उन पे अप्लाई होता है जो कि खुद से काम नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मैनेजर को है कैरेट एंड स्टिक वाला अप्रोच यूज़ करना पड़ता है, उनको क्लोजली सुपरवाइज करना पड़ता है, कभी रिवॉर्ड दे के तो कभी पनिशमेंट्स दे के, डिपेंड करता है कि वो कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। थ्योरी वाई जो है वो अप्लाई होता है सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ के ऊपर। इसके लिए आपको क्लोजली सुपरवाइज नहीं करना पड़ता है उन एम्प्लॉयज़ को। आप इनकरेज कर सकते हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के, या डिसीज़न मेकिंग में उनकी हेल्प लेके, या उनको खुद से डिसीज़न लेने देने से। इसी तरह से थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई अप्लाई करके दोनों तरह के एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है ताकि उनकी आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो। नेक्स्ट है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड जो है वो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन एंड जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस की जो बेस्ट फीचर्स है उसकी एक हाइब्रिड मैनेजमेंट स्टाइल है। मतलब कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फीचर्स अच्छे थे एंड जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फीचर्स अच्छे थे उनको कंबाइन करके एक थ्योरी बनाई गई है जो कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हेल्प करती है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो अलग अलग फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड जो थ्योरी जेड की फीचर्स है वो भी मैंने लिख दिया है। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया जॉब सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे बोला गया है, एंड स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन। स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन इसलिए बोला गया है क्योंकि जितना ज़्यादा वो काम करेंगी किसी पोस्ट पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे उनकी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगी, एंड जो उनकी प्रोडक्टिविटी है या एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। देन उसके बाद जब उनका प्रमोशन होगा तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय का ह्यूमन नीड, सोशल नीड, पर्सनल नीड, प्रोफेशनल नीड को फुलफ़िल कर दिया जाए तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं एंड फिर वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा ऑर्गेनाइजेशन को। और इसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट को जो है अपने वर्कर्स पे हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड उनको अपने जो मैनेजमेंट डिसीजंस है उसमें उनको पार्टिसिपेट करने देने का मौका देना चाहिए। जो भी परफॉर्मेंस होगी उसके लिए रिवॉर्ड भी देना चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़, ताकि वो मोटिवेटेड फील कर सके, और एम्प्लॉयज़ के सोशल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी यहाँ पे मैनेजर को कंसर्न होना पड़ेगा एंड उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें सारे ध्यान रख के ही एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड फील कराया जा सकता है। ये एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच है। सो दैट्स इट। हमने सारा थ्योरी कवर कर लिया है। यहाँ पे आप एक समरी देख सकते हो कौन सा थ्योरी किसने दिया है एंड किस ईयर में दिया है। इससे रिलेटेड हर साल या क्वेश्चंस आते ही हैं मैच द फॉलोइंग में कि किसने कौन सा थ्योरी दिया है या कब दिया है, या बहुत टाइम इसमें आपको अरेंज करने भी दिया जाता है कि कौन सा थ्योरी पहले आया है, कौन सा बाद में आया है, जिसके लिए आपको ईयर याद होना चाहिए। इसके लिए आप ये जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इसको ज़रूर से याद करके जाना ताकि आपका क्वेश्चन मिस ना हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो।
एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पार्ट 1 की जो वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी वो इसी थ्योरीज पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।